वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो गाइस, देखो अभी तक हमारे पास फ़ोटो केमिस्ट्री की बात चल रही थी। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने फ़ोटो केमिस्ट्री के कई टॉपिकों की बात की जो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन देखो जो आज मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना, फ़ोटो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देख लो, मैं गारंटी से कहता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। कौन सा? ज़ेबुलोंस्की आरेख, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अंदर से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ज़ेबुलोंस्की डायग्राम देखने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, थोड़ी बेसिक। आपको पता है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका स्पिन क्या होता है? +½ होता है, यानी कि इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज। अगर आपने क्वांटम संख्या देखी है तो उसमें जो चौथी क्वांटम संख्या होती है कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। उसमें ये बताया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन या तो इस तरीके से घूमेगा तो उसका मान कितना होगा? +½ होगा, या वो इस तरीके से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसका मान होगा -½ अब हमारे पास क्या है? कोई ऑर्बिटल है, जैसे S है, P है, D है, F है, कोई सा भी ऑर्बिटल है। हमको ये देखना है उसमें टोटल चक्रण कितना हो रहा है, कुल चक्रण कितना हो रहा है, कुल स्पिन कितना हो रहा है, टोटल स्पिन कितना हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? S के लिए हम क्या करते हैं? अब देखो किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसका चक्रण कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, +½ हमें निकालना है टोटल चक्रण। अब टोटल चक्रण के लिए अगर मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस और -½ किसी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका जो चक्रण है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंटी होगा, विपरीत दिशा में होगा, कभी भी एक ही दिशा में नहीं होगा। इसलिए आपने कभी भी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे नहीं देखा होगा, ना ही ऐसे देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा, क्योंकि एक होता है +½ और एक होता है -½ अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास +½ और -½ कितना हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि कुल चक्रण क्या होगा? 0, क्योंकि एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है तो एक दूसरे के प्रभाव को दोनों ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? चक्रण 0 होगा। इसी तरीके से कोई भी ऑर्बिटल में हम निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है, एक एग्जांपल और बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक ऑर्बिटल में तीनों की वैल्यू क्या है? +½ +½ +½ तो हमको s निकालना है। तो s के लिए हम क्या करते हैं? +½ +½ और +½ तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है? 1 सही 1/2 या 3/2 जो इसका चक्रण है। देखो एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो +½ होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो फिर वो होगी -½ तो ये हमारे पास हो जाता है कुल चक्रण। अब देखो एक वर्ड आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी या फिर चक्रण बहुलकता। चक्रण बहुलकता यानी चक्रण का मान निकालते हैं। अब देखो वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2s+1। क्या होता है बच्चों? 2s+1, जहाँ पे s क्या है? कुल चक्रण है। s क्या है? कुल चक्रण है, जो मैंने अभी आपको निकालना बताया। ध्यान से देखना, ज़ेबुलोंस्की डायग्राम में काम आएगा। अब देखो कुल चक्रण है तो s की वैल्यू अगर आती है 0, जैसा मैंने अभी बताया था, s की वैल्यू आती है 0 तो वो हो जाएगा 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1 तो हमारे पास 2 से 0 गुना करेंगे और ये आ जाएगा 1। अगर हमारे पास 1 आता है
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलेट स्टेट बोलेंगे, यानी कि एकक अवस्था बोलेंगे। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है जिनमें हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, इस तरीके से क्या है अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू निकालें हम, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो S कैसे निकालेंगे, +½ और +½ 2 बार +½ हो गया, +½ और +½ क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। S की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब S की वैल्यू क्या है, 1 अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, 3। अब 3 आएगा, जब भी 3 वैल्यू आएगी तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। 1 वैल्यू आएगी तो सिंगलेट। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रखने पर अगर 1 आता है तो सिंगलेट यानी कि एकक, और 3 आता है तो यानी कि ट्रिपलेट यानी कि त्रिक। तो ये हमारे पास चक्रण बहुलकता की बात हो गई, यही बात करनी थी मुझे जो हमारे पास हो गई। अब जैवलॉन्स की डायग्राम में बात करते हैं। देखो किसी भी अणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। अलग अलग ऊर्जा स्तर का मतलब है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके कंपनों के कारण भी होती है। अगर कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे हैं इस तरीके से तो उससे भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो उससे भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं तो उससे भी हमारे पास क्या है ऊर्जा का तो उससे भी हमारे पास ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है S0। पहली अवस्था हम क्या ले रहे हैं, S0 यानी कि एकक अवस्था, सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट जो मैंने अभी बात की, मान लो हमारे पास कोई अणु सिंगलेट स्टेट में है, यानी कि वहाँ S0 है। सिंगलेट स्टेट के अंदर भी अणु में बहुत सारे ट्रांजिशन, बहुत सारी अवस्थाएं होती है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। इसके अंदर अलग। अब देखो V1, V2, V3, V4, V5 क्या है, इसका मतलब है वाइब्रेशन कैस्केड या फिर कंपनी है, कंपन ऊर्जा स्तर है। ये वाइब्रेशन का मतलब है कंपन ऊर्जा स्तर। जब कोई अणु अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, इस तरीके से वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करके वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा सकता है, या फिर दूसरे से पहले में भी आ सकता है। तो ये वाला हमारे पास नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे V0 भी हो सकता है। अब देखो हमारे पास अगर किसी अणु को ऊर्जा मिल गई, किसी अणु को ऊर्जा मिल गई तो ऊर्जा पाके वो क्या करता है, ऊर्जा पाके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। वो उच्च ऊर्जा स्तर में क्या है, चला जाता है इस तरीके से। V0 से स्टार्ट कर देते हैं। देखो सीधी सी बात है, किसी को अगर ज़्यादा ऊर्जा मिली तो वो क्या है, हवा में छट जाएगा, हवा में उड़ेगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा अगर उसे मिलेगी तो इसी तरीके से हमारे पास कोई अणु है, यहाँ पे कोई अणु है तो वो अणु ऊर्जा पाकर क्या करता है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितनी ऊर्जा मिलेगी उसको, उसके हिसाब से वो उच्च ऊर्जा में चला जाएगा। मैंने उच्च ऊर्जा स्तर में भेज दिया। अब देखो होता क्या है, ये हमारे पास कौन सी अवस्था हो गई, ये हमारे पास हो गई S2, S1 से भी ऊपर S2, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि देखो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल गई, लेकिन ऊर्जा तो ख़त्म होगी धीरे, सीधी सी बात है। कोई किसी के पास ज़्यादा ऊर्जा है तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो वो जब ऊर्जा ख़त्म होगी, वो जब ऊर्जा ख़त्म होगी तो वो क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो वो S2 से
S0 में नहीं आएगा। जाने को तो वो चला गया सीधा, S0 से S2 में चला गया, लेकिन सीधा आएगा नहीं, सीधा आएगा नहीं। तो वो कहाँ से आएगा? वो S2 से, वो S2 से आएगा। वो S2 से किस में आएगा? S1 में आएगा। S2 से किस में आएगा? S1 में आएगा। जैसे मान लो, देखो अगर कोई अणु है वो ऊर्जा पाकर V3 में पहुंच गया, S2 के V3 में पहुंच गया, तो पहले तो वो क्या है, यहाँ से यहाँ आएगा, अपने ही ऊर्जा स्तर में आएगा, और फिर यहाँ से क्या है, इसमें जाएगा, यहाँ से क्या है, इसमें जाएगा, और यहाँ से भी फिर क्या है, अपने ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो यानी कि हो क्या रहा है, पहले तो एक साथ ऊर्जा मिल गई और ऊर्जा पाकर वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, और उच्च ऊर्जा स्तर मिलने के बाद जब उसकी ऊर्जा कम हुई तो वो धीरे धीरे निम्न ऊर्जा स्तर में आने लग गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये वाली हमारे पास कौन सी अवस्था है? S1 अवस्था है, S1 अवस्था है। देखो इसको जब एक ही अवस्था, यानी कि या तो S0 हो या S2 हो या S1 हो, उसमें कोई अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसको वाइब्रेशनल कहते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि एक से दूसरे में जाता है, जिसको V बोल रहे हैं। अगर हमारे पास एक से दूसरे में जा रहा है, यानी कि S2 से S1 में गया या फिर S2 से S0 में गया, किसी भी तरीके से गया, तो उसको हम बोल रहे हैं IC। ध्यान से सुनना, IC इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक स्थानांतरण हो रहा है एक तरीके से, यहाँ से यहाँ दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो रहा है ना, तो इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन, एक से दूसरे में जा रहा है। अब देखो इसकी भी ऊर्जा कब तक रहेगी? ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं, ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं, तो ऊर्जा क्या होगी? या तो ये इसमें चला जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है। जो मैंने अभी आपको बताया था ट्रिपलेट होता क्या है, इसलिए उसको ध्यान से देखते हैं। अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो जो वीडियो है उसको वापस से पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इससे इसमें चला गया। देखो जब S वाले से S वाले में जा रहा था तो इसको हम बोल रहे थे इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कन्वर्जन, है ना। और अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि S वाले से T वाले में जा रहा है, यानी कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। क्योंकि पहले तो सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा था, सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा था, लेकिन अब जा रहा है सिंगलेट से ट्रिपलेट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ISC। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या होगा? अगर हमारे पास इससे इसमें गया तो ये, और अगर इसमें ना जाकर ये किस में जाता है? सीधा इसमें चला जाता है। किस में चला जाता है? सीधा इसमें चला जाता है। इसको मैं थोड़ा और नीचे बना देता हूँ। सीधा इसमें चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोरोसेंस बोलते हैं, है ना, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्ति। इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। और अगर इसमें से जाने के बाद इसमें से इसमें जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं, या स्फुरदीप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्ति बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? दो चीज़ें हो गई, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। यानी कि सिर्फ मैंने आपको इसमें बताया कि यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। अब देखो इसमें ये जो प्रक्रम हुए, इंटरनल सिस्टम कैसे हुआ, इंटरनल कन्वर्जन कैसे हुआ, फ्लोरोसेंस कैसे हुआ, फॉस्फोरोसेंस कैसे हुआ, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान में रखिएगा और अगले लेक्चर
का इंतज़ार किए, वहाँ मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊँगा कि ये कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो इस वीडियो को और आगे वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है और अब की बार भी आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।